बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 और ये फुल चैप्टर होने वाला है। यहां चैप्टर का क्या नाम है जल्दी से बताओ। यस, चैप्टर नंबर 3 है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसी के बारे में बहुत सारी चीजों को हम यहां पढ़ने वाले हैं और जो भी बीच में क्वेश्चन आंसर आएंगे उन सब को भी हम लोग देखने वाले हैं। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा तत्व से। तो तत्व मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया है। तो बच्चों हम लोगों के पास जो अभिज्ञात तत्व हैं वह 118 तत्व हैं। उन्हीं में से तत्वों को हम लोग तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ को बोलते हैं धातु, कुछ को बोलते हैं अधातु और कुछ को क्या बोलते हैं उपधातु। तो अब यहां पर इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे आखिर धातु को धातु क्यों कहते हैं, अधातु को अधातु क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके खास कुछ गुण होते हैं। तो उन्हीं गुणों के आधार पर उनको धातु, अधातु, उपधातु में हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या फिर मैंने एक वीडियो भी बनाया, वहां पर तुम देख सकते हो कैसे धातु जो पीरियोडिक टेबल है हमारा, धातु किस ओर है, अधातु किस ओर है, उपधातु किस ओर है, वहां भी तुम देख सकते हो। तो चलो हम लोग चैप्टर में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है धातुओं के गुण को। और ये धातुओं का जो गुण है वह कैसा गुण है, वह है तुम्हारा धातुओं का यह जो गुण है बच्चों, यह है भौतिक गुण। सबसे पहले भौतिक गुण हम लोग देखेंगे कि धातुओं का भौतिक गुण में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, जिसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो यहां पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन होता है धातु एवं अधातु के बीच में अंतर को करें। तो धातु और अधातु के बीच में अंतर को करने के लिए ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं इसको क्या कर लेना है, थोड़ा सा याद कर लेना है और इसके अपोजिट में दूसरे साइड में क्या लिख देना है, अधातु के गुण को लिख देना है, बस काम चल जाएगा। तो देखो यहाँ धातु ठोस और चमकीले होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ये अघातवर्ध होते हैं, तन्य होते हैं और ध्वनिक होते हैं। ये 4-5 चीज यहाँ पर तुम लिख सकते हो। इसके अलावा बच्चों जो हेल्प बुक है वहां पर लिखा रहता है कि जो धातु होते हैं वे इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति को रखते हैं, जैसे वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहते हैं। जबकि इसके विपरीत यदि अधातु के गुण को देखें तो वो इन चीजों को नहीं प्रदर्शित करते हैं और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को रखते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब इन बातों को एक एक चीजों को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ यही बात नहीं है, पूरा इनको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहला जो चीज है कि वो धातुएं क्या होते हैं, अघातवर्ध होते हैं। अब यहां से क्वेश्चन तुमको ध्यान से देखते जाना है कि ये जो क्वेश्चंस होंगे वे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, साथ साथ ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो मैं बता दूं कि धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं। वो तो मैंने बता दिया कि धातु यूजुअली क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो क्या इनमें कुछ अपवाद भी है? जी हाँ, अपवाद है मरकरी का, जो कि क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो कि आगे की ओर हम लोग थोड़ा देर में पढ़ने वाले हैं। अभी थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे सभी चीजों को पढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है अघातवर्ध्यता, यानी कि मैलिएबिलिटी। तो आघातवर्ध्यता क्या है, तो धातुओं पर जब आघात किया जाता है तो उनको पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि कोयला, कोयला को तुम आघात करोगे तो पतला चादर बनेगा ना? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि कोयला जो है वह धातु नहीं है, वह क्या होता है, अधातु होता है। तो धातु मतलब क्या, जैसे सोना, चांदी, या फिर तुम अपने घर के अगल बगल जो देख सकते हो, जैसे कि चादर होता है तुम्हारा किस चीज का, लोहे का चादर, उससे बहुत सारे आइटम देख सकते हो बना हुआ। या फिर एल्युमिनियम शीट तुम लोग देखते हो, एल्युमिनियम का फॉयल देखते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ उदाहरण है, ये देखो यही है एल्युमिनियम फॉयल, जिसमें खाना को हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं गर्म रखने के लिए। फिर देख सकते हो तो एल्युमिनियम का शीट है, इस तरीके से लोहे का शीट का तुम्हारे घर में दरवाजा वगैरह बना होगा। तो धातु का वह गुण जो कि उसको चादरों में, जिसके द्वारा धातु को क्या कहता है, चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका
आघातवर्ध्यता कहते हैं। तो तुम यहां देख सकते हो थोड़ा सा ब्लर हो गया इमेज, लेकिन यहां पर आघात किया जा रहा है। तो धातु को पीट पीट के क्या किया जा सकता है, इसको पतला चादर के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा गुण क्या है धातु का, तो धातु का जो दूसरा गुण है वह है तन्यता। जबकि हम लोग लाइन में आ गए तो तीसरा गुण है, लेकिन कोई बात नहीं, तन्यता। तो जो धातु होते हैं ना, उसको तान तान के, खींच खींच के पतले तार में बदला जा सकता है। ठीक है, उसी को कहते हैं तन्यता। और तन्यता को बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या है, डक्टिलिटी। अब ध्यान से सुनो, जैसे कि यहां देख सकते हो कॉपर का ये वायर है। कॉपर का वायर कहां यूज होता है तुम्हारे घरों में, यस, बिजली के तारों में कॉपर का वायर यूज होता है, एल्युमिनियम का वायर यूज होता है। तो ये क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, डक्टिलिटी इनमें पाई जाती है। धातु को पतले तार के रूप में, या बोलेंगे कि तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। यानी धातुओं को खींच के पतले तार में परिवर्तित करने के गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देख सकते हो नया क्या है, सोनोरस। तो बच्चों जो धातु होते हैं उनमें क्या होता है, एक खास गुण होता है, और उस गुण के कारण उनमें कुछ खास आवाज निकलता है धातुओं में। तो उनको पीटने पर कुछ खास आवाज निकलता है। तो तुम जरा बताओ, तुम्हारे स्कूल में जो घंटी लगा हुआ है, वो टन 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 बजता है, वो किस चीज का है, धातु का या धातु का? तो यस, वो किस चीज का है, धातु का। तो यहाँ पर उसका जो गुण है, क्या चीज का, उसमें आवाज होने का जो गुण है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका ध्वनिक। ठीक है, अब चलो नया इसका गुण देखते हैं। तो जब धातुओं के गुण में देखोगे नया, तो धातु क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक का मतलब क्या होता है कि उनमें ऊष्मा क्या होती है, प्रवाहित हो सकती है। अच्छा, यहां पर एक चीज छूट गया थोड़ा सा मेरा, मैं पीछे बता देता हूं। तो यहां देख सकते हो तुम, यहां जो तुम्हारा जो ये डक्टिलिटी मैंने बताया, तो उसमें 1 ग्राम सोना से, सोच लो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी पूछता है कि 1 ग्राम सोना से बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है, कितना? तो इसका उत्तर है 2 किलोमीटर लंबा तार। तो अब देखो, सबसे पहले देखते हैं ऊष्मा का सुचालक। तो ऊष्मा का सुचालक तुम यहां पर अच्छे से देख सकते हो। यहां पर देखना तुम, ये एनिमेशन तुमको दिखाया गया है, इसमें से क्लियर देख सकते हो। यहां देखना, यहां से क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रहा है। इसको और इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। ये लोहे का रॉड है, इस लोहे के रॉड को इस व्यक्ति ने पकड़ रखा है। तो क्या होता है, ऊष्मा यहां से चल रहा है, और इस ओर देखो, यहाँ कंडक्शन के द्वारा ये जो ऊष्मा है वह एक छोर से दूसरी छोर तक जा रहा है। तो ये क्या लकड़ी में होगा? नहीं होगा। या फिर ऐसे पदार्थ जो कि धातु के नहीं बने हैं, उनमें क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो धातु है वह ही ऊष्मा का सुचालक होता है। इसलिए यह जो प्रक्रिया दिख रही है वह किस में दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ धातु में दिखेगा। बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहां से तुमने समझ लिया कि जो धातु होते हैं वे विद्युत के क्या होते हैं, अरे सॉरी, किसी के सुचालक होते हैं? यस, ऊष्मा के। अब देखो, जो धातु हैं वे विद्युत के भी सुचालक होते हैं। यहां तुम एनिमेशन देख सकते हो कि जो धातु है उसमें देख सकते हो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह इधर से इधर मूव कर सकते हैं। ठीक है, उनमें धातुओं में आवेशों का प्रवाह हो सकता है, इसलिए वे विद्युत के सुचालक होते हैं। तो दोनों चीज हो गया ना, वे ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं, विद्युत के भी सुचालक होते हैं। अब देखो यहां पर, अब कुछ उदाहरण देख सकते हो। जैसे तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है पीवीसी का नाम, इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। तो पीवीसी का जैसे पाइप वगैरह होता है या बहुत सारे आइटम है, तो पीवीसी क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। पीवीसी क्या है? विद्युत का कुचालक है। ठीक इसी तरीके से तुम्हारा
जो रबड़ है वह भी क्या होता है, विद्युत का या फिर ऊष्मा का ये क्या है, कुचालक है। इसको याद रखना। तो ये सारा चीज तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, जैसे पीवीसी का तुमको नाम पूछा जा सकता है। ये तुमने समझ लिया। अब चलो, अब हम लोग देखते हैं नॉन मेटल्स को, यानी कि अधातु को। तो भाई धातु का कुछ नाम तो याद होना चाहिए ना। तो धातु का कुछ नाम, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, फिर तुम्हारा क्या हो गया, कॉपर हो गया, इसके अलावा तुम्हारा लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। तो जो भी ये सारा चीज है वह क्या है, धातु है। तो कुछ नाम तो तुमको याद रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे नाम है जैसे हाइड्रोजन, वह क्या है, वह अधातु है। हाइड्रोजन क्या है बच्चों, अधातु है। इसी तरीके से तुम्हारा कार्बन, फिर तुम्हारा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर तुम्हारा सिलिकॉन, ये सब क्या है, अधातु है। इसी के साथ जो अक्रिय गैस हैं ये भी क्या है, अधातु हैं। तो इनका कुछ कुछ नाम तुमको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अच्छा, किसको याद करना है, जो तुम्हारे बुक में कुछ कुछ वर्णन किया गया है उसको याद करना है, सबको याद करने का जरूरी नहीं है। तो अब यदि हम लोग अधातु आ गए, तो अधातु क्या होगा, अधातु में धातु की तरह अघात वर्धनीयता का गुण नहीं होगा, तन्यता नहीं होगा, ऊष्मा और विद्युत के वो कुचालक होंगे। ये सब बात याद रखना है। अब देखो, हाँ, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारा चीज हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें भी हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें भी हम लोग अधातु कहते हैं। ये भी याद रखना। तो कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, ये सब किस चीज के उदाहरण हैं, ये सब उदाहरण हैं तुम्हारा अधातु के, यानी नॉन मेटल के। तो यहां पर हम लोगों को ध्यान देना रहता है कि जो उदाहरण है उसको याद कर लिया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये वाला चीज ध्यान से सुनो, क्योंकि धातु और अधातु में जो अंतर लिखना है वो तुमको लिखना है। तो वहां पर ये सारा चीज तुमको क्या करना होगा, याद कर लेना होगा। तो अधातु भी यूजुअली क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ये ध्यान देना, जो अधातु होते हैं वह भी क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, या फिर गैसियस अवस्था में होते हैं। किस रूप में होते हैं, गैसियस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में नहीं होते हैं। तो क्या कोई अपवाद है, यस, ब्रोमीन उसका अपवाद है, जो कि किस अवस्था में होता है, द्रव। तो भी आई क्वेश्चन हो जाएगा ब्रोमीन से। ठीक है, इसके बाद देखो, वे चमकीले नहीं होते हैं, मतलब उसका उल्टा कर देना है। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते, तन्य नहीं होते, आघातवर्ध नहीं होते, ध्वनिक नहीं होते, यानी कि टन नहीं होता है उनमें। चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या तुम कुछ यहां पहचान सकते हो, देखना यहां पर कुछ ये तत्व है। क्या इस तत्व को तुमने देखा है, कीड़ा नहीं है जी, तत्व है। तो ये तत्व क्या है, यह है तुम्हारा मरकरी। यह क्या है, मरकरी, जिसको Hg इसका क्या है तुम्हारा, यह संकेत है, मरकरी है ये। ठीक है, तो ये किस चीज में पाया जाता है, थर्मोमीटर होता है ना, थर्मोमीटर, जिसमें हम लोग ऐसे करके टेम्परेचर मेजर करते हैं या मुंह में लगा के टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसमें क्या होता है, मरकरी होता है। तो यही है तुम्हारा मरकरी। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ पढ़ना है, इसलिए इसका चित्र यहां पर लगा हुआ है। तो चलो हम लोग देखते हैं यहां पर क्या पढ़ना है। तो जो मैंने बताया, ब्रोमीन जो है वह क्या होता है, ब्रोमीन बेसिकली द्रव होता है, बाकी ठोस होते हैं या फिर गैस के रूप में होते हैं, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया। अब देखो, धातु और अधातुओं का कुछ अन्य गुण धर्म में क्या कहते हैं हम लोग, जैसे कि अपवाद को कुछ देख लेते हैं। तो पारा ही इसका नाम है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मरकरी। तो पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर क्या है, देख के बताओ यहां पर फिर से, कैसा लग रहा है तुम्हें, ठोस लग रहा है कि द्रव लग रहा है, बिल्कुल ये द्रव है। देखो ये पारा क्या है बच्चों, द्रव है। इसको याद कर लो, भी क्वेश्चन है। एक अधातु के रूप में आयोडीन क्या होता है, चमकदार है। तो आयोडीन के बारे में बताया गया है, ब्रोमीन के बारे में बताया गया है, और किसके बारे में बताया गया, पारा, Hg के बारे में। तो ये Hg क्या है तुम्हारा, Hg है तुम्हारा धातु, लेकिन ये दोनों है अधातु। तो इनसे रिलेट करके क्वेश्चन को बनाया गया है, याद कर लो, भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है।
देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब क्या बता रहा है। तो एक अधातु के रूप में कार्बन विभिन्न रूप में मौजूद हो सकता है और इसके रूपों को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर रूप कहते हैं, एलोट्रोप कहा जाता है। तो जो बच्चों कार्बन होता है वो विभिन्न रूपों में पाया जाता है। तो कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है, सबसे पहला वह ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, दूसरा हीरा के रूप में पाया जाता है और तीसरा फुलरीन के रूप में पाया जाता है। इन तीनों के बारे में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना, इसलिए मैं यहाँ डिटेल नहीं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला हीरा के रूप में, दूसरा ग्रेफाइट के रूप में, तीसरा फुलरीन के रूप में, जो हम लोग को पढ़ना है। और भी अलग अलग रूपों में कार्बन पाया जाता है, उसको हम लोग यहां नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो कार्बन है या फिर बोलेंगे कोई एक तत्व जो विभिन्न रूपों में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, इसका उत्तर क्या है बच्चों, अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछेगा। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस तरीके से एक तत्व को विभिन्न रूपों में पाए जाने के गुण को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपर रूपता कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपर रूपता। चलो, तो अब यहां से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो यहां देख सकते हो तुम, ये है तुम्हारा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में सबसे पहला चीज जान लेना है कि यह क्या होता है, यह कोमल होता है। क्या होता है, कोमल। ठीक है, तो कोमल कहने का मतलब क्या है कि यह पचपचा नहीं होता है, कोमल होता है। अब दूसरा, यहां पर देखोगे जो तुम्हारा पेंसिल है, पेंसिल का नोक में ग्रेफाइट मिला होता है, यानी कि ग्रेफाइट से वह मिलकर बना होता है। यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। याद रखना, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। VVI क्वेश्चन है। तो ग्रेफाइट क्या है, बोलो। हाँ, ग्रेफाइट अधातु हो गया और अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है, सुचालक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे हीरा के बारे में। तो हीरा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है और इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, काफी उच्च होता है। हीरा का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और इसके साथ ही साथ यह जो हीरा है, इससे होकर के विद्युत प्रवाहित नहीं होता। तो मैं जितना बातें तुम्हें जाननी चाहिए उतना सारा बता रहा हूं, बुक से रिलेटेड और एक्स्ट्रा नहीं बताने पा रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को जल्दी जल्दी चैप्टर भी समाप्त करना है। तो ये क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ये बात याद रखना तुम, ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर आगे कुछ और चीज। तो यहां पर से भी एक VVI क्वेश्चन तुम्हारा इंतजार कर रहा है और इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, गैलियम एवं सीजियम। तो जो गैलियम एवं सीजियम धातु है वह क्या है, ठोस है ना, ठोस तो है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। यस, बिल्कुल ये ठोस होता है, लेकिन इसका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। यूजुअली जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, काफी उच्च होता है। लेकिन यह जो गैलियम है, देखो इसको हथेली पे रखेंगे ना तो ये पिघल जाएगा। देखो हथेली पे रखा और ये पिघल गया। ध्यान से देखो तुम लोग, इसको मात्र हथेली पर रखने पर गैलियम क्या हो जा रहा है, पिघल जा रहा है। सीजियम इस तरीके से क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, यानी कि इतना ही टेम्परेचर पर यह पिघल जा रहा है। तो बताओ इसका गलनांक और क्वथनांक क्या हो गया, कम। तो ये अपवाद हुआ कि नहीं हो गया, हो गया। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। देख लो यहां पर इसका गलनांक क्या है, बहुत कम है। देखो ये धीरे धीरे यहां पर क्या हो रहा है, पिघल गया। देखा तुमने कैसे पिघल रहा है, ये चाबी का शेप था लेकिन जल्दी से ये क्या हुआ, पिघल गया। ठीक है, चलो यहां आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कुछ और यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, अपवाद है। तो यहां देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यूजुअली जो धातु होते हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन यहां 3 धातुओं का नाम तुम्हें पढ़ाया है जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार धातुएं बोलते हैं। तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन जो तुमको याद कर लेना चाहिए वह है क्षार धातुओं के नाम लिखें। तो क्षार धातुओं में सभी धातुओं के नाम नहीं लिखने हैं, बस 3 याद करने जो तुम्हें दिया हुआ है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो जो लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, सबसे पहला ये तो ठोस हैं, ठोस तो हैं, लेकिन ये बहुत कोमल हैं जिनको
चाकू से काटा जा सकता है। देखो तुमने सुना होगा ना कि इनको चाकू से काटा जा सकता है, तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूं। ये देखो ये चाकू है, चाकू से इनको क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। तुम ध्यान से यहाँ देखो, देखो चाकू से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। अच्छा ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। देखो इन जैसे ही काटा जाएगा, थोड़ा देर छोड़ दिया जाए तो इस पर क्या हो जाएगा, ऑक्साइड का लेयर भी चढ़ जाएगा। तो इनको क्या किया जाता है, इनको बहुत अच्छे से सुरक्षित रखा जाता है। तो केरोसिन में डाल करके इनको रखा जाता है। यह भी एक यहाँ पर तुमको बात ध्यान देने योग्य है। अब चलो हम लोग देखते हैं धातुओं का रासायनिक गुणधर्म। तो यहाँ रासायनिक गुणधर्म में चीजों को क्या करना होता है, याद करना होता है। ये तो तुम्हें पता ही है कि जो रासायनिक गुणधर्म है वो खाली समझना नहीं है, खोपड़ा में नहीं डालना है, बल्कि उसको क्या करना है, याद करना है, रटना है। तो देखो सबसे पहला, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। तो लगभग सभी धातुएं धातु का ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, लगभग सभी धातुएं। तो सभी धातुएं नहीं बोला है, लगभग सभी धातुएं। जैसे धातु से मिलेगा क्या, ऑक्सीजन, और बनेगा धातु ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, धातु का ऑक्साइड। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु में गर्म किया जाता है तब यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक काला रंग का ऑक्साइड है। याद रखना भी क्वेश्चन है, ये चैप्टर 1 में भी मैंने पढ़ाया था। यह क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर, तो देखो कैसे पूछेगा, क्या होता है जब, अरे ऐसे हाथ घूम गया, चलो क्या होता है जब, ठीक है, चलो ठीक है, जैसे बोलो वैसे ही। तो पूछेगा कि क्या होता है जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो कई क्वेश्चन, इसका कई आंसर हो सकता है। तो पहला, कॉपर 2 ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है, कॉपर 2 ऑक्साइड का निर्माण होता है। दूसरा, ध्यान से यहां देखो, तो कॉपर का यहां उपचयन हो जा रहा है। क्या हो रहा है बच्चा लोग, उपचयन। कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तीसरा, इसका रंग कैसा हो जा रहा है, तो काले रंग का हो जा रहा है। किस रंग का हो जा रहा है, काले रंग का हो जा रहा है। तो यहां देखना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है। तो इस तरीके से इसको तुम याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारे लिए। अब चलो हम लोग देखते हैं नया चीज। नया चीज क्या बोल रहा है, इसी प्रकार जब इसी प्रकार एल्युमिनियम का तो आगे पढ़ने वाले हैं। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। अब यहां पर यह जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो एल्युमिनियम धातु है और ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो ऑक्साइड बना रहा है। तो बताओ ये धातु का ऑक्साइड बना कि अधातु का ऑक्साइड बना। इसका उत्तर है ये धातु का ऑक्साइड कहलाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड किसका ऑक्साइड कहलाएगा, धातु का ऑक्साइड। ठीक है, अब लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन है जिसको तुमको समझना चाहिए, जो पहले मैंने बताया भी है तुम्हें कि बच्चों धातु का जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड दो प्रकार के होंगे, याद रखो। एक होता है धातु का ऑक्साइड। तो जो धातु का ऑक्साइड है, यहां से क्वेश्चन कई बार तुमसे पूछेगा कि वो कैसा प्रकृति का होता है, अम्लीय कि क्षारकीय। तो आंसर लिखेंगे वह क्षारकीय प्रकृति का होता है। जो धातु का ऑक्साइड होता है वह कैसा प्रकृति का होता है, क्षारकीय प्रकृति का होता है, बेसिक। और जो अधातु का ऑक्साइड होता है वह होता है अम्लीय प्रकृति का, एसिडिक। जो अधातु का ऑक्साइड वह होता है, जैसे कि सी अधातु हो गया और O2 ऑक्साइड, तो हो गया अधातु के ऑक्साइड। तो अधातु का ऑक्साइड वह कैसन होता है। अब बोलोगे कि ये सब कहाँ पढ़ रहे हैं सर, ये सब पढ़ाए हैं। अरे हाँ जी पढ़ाए हैं, ये जो चैप्टर नंबर 2 पढ़े हो ना, क्या, अम्ल क्षारक एवं लवण, वहां पे ये सारा चीज पढ़ना था। यदि नहीं पढ़े हो तो गड़बड़ कर दिए हो, यही बात होता है। तो अम्ल क्षारक एवं लवण में देखो, तो अम्ल क्षारक है ना लिखा हुआ, तो वहां पे पढ़ना था कि जो अधातु का ऑक्साइड है, ये VVI क्वेश्चन भी है तुम्हारा। यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछेगा। और ये धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, ये होता है तुम्हारा क्षारकीय। कोई दिक्कत है,
तो जरा सा तुम बताओ, जल्दी बताओ कि ये धातु का ऑक्साइड है कि नहीं है? तो ये क्षारकीय होगा कि अम्लीय होगा? तो इसका अर्थ है ये तो क्षारकीय होगा। लेकिन थोड़ा सा रुको, यहां पर एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उससे खास बात होता है जिसको हम लोग को पढ़ना है, भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को या जिंक ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये अम्लीय प्रकृति भी शो करेगा और क्षारकीय प्रकृति भी शो करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी। दोनों धर्म को ये मान रहा है, मतलब दोनों चीज को ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? VVI क्वेश्चन हो गया। तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे कैसे लिखा जा सकता है? कुछ धातु ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये नाम याद रखना, एकदम खोपड़ा में घुसा लो। ये भी आई क्वेश्चन है, मतलब ये समझ लो कि आता ही आता है। तो क्या बोलेगा? यदि अम्लीय तथा क्षारकीय व्यवहार को प्रदर्शित करता है, अम्लीय भी बिहेव करेगा और क्षारकीय। नॉर्मली इसको कैसा बिहेव करना चाहिए था? क्षारकीय, लेकिन ये अम्लीय भी बिहेव करता है, अम्लीय भी व्यवहार करता है, इसलिए इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे धातु ऑक्साइड, या फिर इसको दूसरा तरीका से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका से क्या लिख सकते हैं? तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है और लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो दोनों तरीका से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो बेहतरीन होगा यही वाला लिखो तुम, ठीक है? ये वाला लिखो कि ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है, क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करता है और लवण एवं जल का निर्माण करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, चलो देखो, तो उदाहरण क्या हो गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। लेकिन यहां पर देख लेते हैं इसका, ये वाला चीज याद करके रखना है तुमको। देखो Al2O3 + 6HCl AlCl3 + 3H2O, तो ये हो गया तुम्हारा लवण और ये हो गया जल। और यहां पर ये जो व्यवहार कर रहा है वो कैसा व्यवहार कर रहा है जरा देखकर बताओ। तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है यहां पर, इसलिए क्षारकीय व्यवहार कर रहा है। कैसा? क्षारकीय। ठीक है, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षारकीय व्यवहार कर रहा है, और जब ये क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो अम्लीय व्यवहार कर रहा है। यहां देखो, यहां पर ये क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है। किसके साथ? क्षारक के साथ। तो जब क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो यहां पर अम्लीय व्यवहार कर रहा है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को याद रखो। देखो यहाँ सोडियम एल्यूमिनेट और जल, यानी यही लवण बन गया। क्या बन गया? लवण का निर्माण कर रहा है। इस बात को याद रखोगे ना? नहीं याद रखोगे तो 5 नंबर गया गया गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी तुम्हें पूछेगा उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, अगर 2 उदाहरण दीजिए तो उदाहरण दे देना, और साथ में ये वाला और ये वाला समीकरण को लिख देना। नहीं लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो नंबर कट जाएगा। तो याद रखना। अब ध्यान से देखो, धातु ऑक्साइड का जल में घुलनशीलता। धातु का ऑक्साइड को अब जल में कैसे घुलेगा वो देखना है। तो यहां देख सकते हो, अधिकांश धातु ऑक्साइड्स जल में अघुलनशील होते हैं। ये बात याद रखना, वो जल में नहीं घुलते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं, जल में घुल करके क्षार का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं अल्कलाई। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि क्षार किसे कहते हैं। तो बच्चों, क्षारक और क्षार में मैंने बताया था, क्षारक और क्षार में क्या होता है? थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, देखो यहां क्षारक, बेस को कहते क्या है? क्षारक। तो अब हम लोग अपना नया टॉपिक देखेंगे, और ये टॉपिक क्या बोलता है? ये बोलता है धातु ऑक्साइड्स का जल से अभिक्रिया। तो जो धातु का ऑक्साइड हो गया, अब तो बुझा गया ना, जो धातु है वो ऑक्सीजन से मिलेगा तो धातु ऑक्साइड बनेगा।
अब वो जल से अभिक्रिया कैसे करता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहां देख सकते हो अधिकांश जो धातु का ऑक्साइड होता है वो जो है सो जल से अभिक्रिया नहीं करता है, बोलता है कि मैं जल से नहीं अभिक्रिया करूंगा, वो जल में घुलनशील होता है, ठीक है। लेकिन कुछ धातु का ऑक्साइड वो जल में घुलता है, तो उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उससे क्या होता है, उससे वह क्या बनाता है, कुछ क्षार का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है, क्षार का। तो अब बोलोगे क्षार क्या होता है, तो यहां पर हम लोग ने पढ़ा था क्षारक के बारे में पिछले चैप्टर में। क्षारक, तो बच्चों क्षारक मतलब क्या हो गया, बेस हो गया। क्षारक मतलब क्या हो गया, बेस हो गया। तो जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, जो क्षारक क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, याद रखो। उसमें हम लोग क्या, उन्हें क्या कहते हैं, क्षार। तो क्षारक और क्षार में काफी अंतर हो गया। वैसा क्षारक जो कि जल में घुल जाता है उसको क्षार कहते हैं। तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर तुमको, यहां पर जैसे कि सोडियम ऑक्साइड हो गया, तो सोडियम ऑक्साइड अब जल से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक्वस कहने का मतलब जलीय विलयन हो गया। इधर भी देख सकते हो K2O यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड सॉलिड था और वह लिक्विड हाइड्रोजन से जुड़ा, तो एक्वस KOH मतलब जलीय विलयन यहां प्राप्त होता है। तो बच्चों यहां पर ये जो दोनों उदाहरण है, ये उदाहरण है क्षार का, याद रखना ये उदाहरण क्या है, क्षार का। तो KOH, NOH, NOH का नाम क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH का नाम क्या हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ई दोनों का हुआ, ई दोनों हो गया क्षार। क्षार क्यों हुआ, क्योंकि ये जल में घुलनशील है। देखा तुमने। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड जल से रिएक्शन करता है, या क्वेश्चन पूछ सकता है क्या होता है जब पोटेशियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है। अब देखो अलग अलग धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अलग अलग अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। तो अभिक्रियाशीलता मतलब क्या हो गया, जो अलग अलग धातु है वो ऑक्सीजन से मिलेगा और अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड को बनाएगा। सोना, प्लेटिनम और चांदी जैसी धातुएं तो ऑक्सीजन से बिल्कुल ही अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि बहुत सारी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं अभिक्रिया नहीं करती हैं। उससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तुमको पूछ देगा, बताइए कुछ नाम बताइए। तो सोना, प्लेटिनम और चांदी, ये तीन नाम तुम याद रख सकते हो, जो कि क्या करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा। अब चलो धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता। तो सोडियम और पोटेशियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं धातुओं का ऑक्सीजन से कैसे अभिक्रिया करता है। तो सोडियम और पोटेशियम को देख लेते हैं। तो कुछ धातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम यहां देख लो क्या करती हैं, इतनी अधिक तेजी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं कि यदि उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो ये तेजी से आग पकड़ लेती हैं, ठीक है। और यही कारण है कि इनको अचानक आग लगने से बचाने के लिए इनको कहां रखना पड़ता है, केरोसिन तेल में डुबाकर रखना पड़ता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा कि क्यों सोडियम और पोटेशियम दिखाया था ना शुरू में, तो उनको हम लोग क्यों केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, क्योंकि उनकी अभिक्रियाशीलता क्या है, बहुत ज्यादा है। अब यहां पर देखेंगे आगे हम लोग, यहां देखना, तो ये जल के साथ अभिक्रिया को दिखाया गया है, सोडियम और पोटेशियम को। तो देखो यहां पर यदि जल में सोडियम को डालते हैं या पोटेशियम को डालते हैं या लिथियम को भी डालते हैं, तो देखो कितनी तेजी से ये क्या करता है, आग पकड़ना शुरू करता है। तो इसमें माचिस मारा है क्या, नहीं, माचिस वाचिस नहीं मारा है। ये क्या हुआ, इसमें हम लोगों ने जल में सोडियम को डाल दिया, और जैसे ही सोडियम को डालते हैं ये क्या करता है, रिएक्शन करता है, और उससे वहां पर क्या होता है, आग पकड़ लेता है। यहां भी देख सकते हो तुम, लेकिन ये बेसिकली जल से दिखाया जा रहा है, ठीक है। किससे दिखाया जा रहा है, जल से। देखो यहां कैसे रिएक्शन हो रहा है, फास्ट रिएक्शन हो रहा है। अब देखना, अब धातु का ऑक्साइड हम लोगों ने समझ लिया। अब यहां पर कुछ और खास बात बताया गया धातु के ऑक्साइड से संबंधित। तो बुक का हर एक प्रश्न हम लोग देखते चल रहे हैं। तो कुछ धातु ऑक्साइड रक्षात्मक कवच भी बनाते हैं, मतलब उनका सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो देख सकते हो इस चीज को हम लोग पढ़ लेते हैं।
तो साधारण तापमान पर धातुओं की सतहें जैसे मैग्नीशियम या फिर एल्युमिनियम, जिंक और सीसा इत्यादि पर ऑक्साइड की परत, पतली परत चढ़ जाती है। तो ये सब नाम याद रखो, जो जो नाम बताया गया है वो क्या क्या बोल रहा है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, सीसा पर ऑक्साइड का क्या होता है, एक परत चढ़ जाता है। ये रक्षात्मक कवच उन्हें आगे ऑक्सीडेशन यानी उपचयन से क्या करता है, बचाता है। यानी कि उनकी सतह पर अब एक लेयर चढ़ गया तो अब और उसका क्षरण यानी कि ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसका मतलब वह उसको क्या करेगा, सुरक्षात्मक कवच को उसको प्रदान करता है। तो ये इन ऑक्साइड की वजह से क्या होता है, संक्षारित होने से बच जाता है। तो यदि उस पर एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाएगा तो वो क्या होगा, आगे संक्षारण उसका नहीं हो पाएगा। कुछ धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं, ये तो तुमने समझ ही लिया। अब देखोगे, गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर टू ऑक्साइड की काली रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजों को तुम थोड़ा 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 दिमाग में रखते जाओ, क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे सिल्वर हो गया तुम्हारा, गोल्ड हो गया, ये किसी भी हालत में तुम्हारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर रहा है। जबकि क्या देखा तुमने, जो लोहा है, लौह चूर्ण है, उसको जलता नहीं है, लेकिन उसका बुरादा को डालेंगे तब वो थोड़ा सा तेजी से जलना शुरू करेगा। इसके बाद कॉपर का हम लोगों ने देख ही लिया कि कॉपर का, जब हम लोग कॉपर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो कॉपर टू ऑक्साइड का निर्माण होता है। इन सारे चीजों को तुमने, तो नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हो, यह क्या है, एनोडीकरण। एनोडीकरण मतलब एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग क्या है, तो जो एल्युमिनियम है उस पर ऑक्साइड की एक लेयर को यदि चढ़ा दिया जाए तो उसे ही क्या कहेंगे, एनोडीकरण कहेंगे। तो तुम देख सकते हो एनोडीकरण यानी एनोडाइजिंग क्या एक प्रोसेस हो गया, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत यह बनाने की क्या है, प्रक्रिया है। तो जो एल्युमिनियम है उस पर मोटा ऑक्साइड का लेयर क्या करना है, चढ़ाना है। तो बात सिंपल सा है यार, ऑक्साइड का जब लेयर चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाएंगे, यह प्रश्न उठता है। तो यहां देख सकते हो इसका आंसर यहां पर दिया हुआ है। यहां पर वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। तो ये तो प्राकृतिक रूप से हुआ। वायु के संपर्क में यदि एल्युमिनियम आएगा तो इस पे ऑक्साइड का लेयर चढ़ेगा। लेकिन यदि हम लोगों को करना है तो ये कैसे एल्युमिनियम का परत को चढ़ाया जाएगा, इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। तो यहां पर आगे देखते हैं, पहले एक दो लाइन और पढ़ लिया जाए। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। तो भाई सिंपल सा बात है, हम लोगों ने यही तो पढ़ा कि जो एनोडीकरण है उसके द्वारा, या फिर बोले जो ऑक्साइड लेयर जो ऊपर चढ़ रहा है उसके द्वारा जो आगे संक्षारण होना है उससे क्या हो रहा है, हमारा बचाव हो जा रहा है। तो आखिर इसको कैसे करेंगे, यही बात हम लोग को यहां देखना है। तो यहां देख सकते हो एल्युमिनियम का एनोडीकरण कैसे करते हैं, इसके बारे में यहां पर दिखाया गया है। यहां देख लो जरा सा। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर हम लोग यूज करते हैं। तो एनोडीकरण के लिए एनोड के रूप में जिस चीज का उपयोग करेंगे वह क्या हो गया, एल्युमिनियम का। अब यहां पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। तो यहां से पहला क्वेश्चन तुम यहां ध्यान रखो कि जो एनोडीकरण होता है उसमें विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, विद्युत अपघटन का। और उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और यहां पर एनोड के रूप में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। और हम लोग यहां पर एनोडाइजिंग प्रोसेस करेंगे। तो यहां मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं, उसके बाद मैं पढ़ाता हूं। तो यहां देखो, यहां पर एनोड के रूप में यहां एल्युमिनियम को लिया गया है और ये H2SO4 है। और यहां पर क्या कराएंगे, हम लोग विद्युत पास कराएंगे। तो क्या होगा, यहां पर इसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर चढ़ना शुरू हो जाएगा। यही प्रोसेस क्या हो गया तुम्हारा, एनोडीकरण। ठीक है, तो यहां देख सकते हो। तो
एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो क्लियर यहां लिखा हुआ है, एनोड पर जो ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है वह एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करेगा और उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर को चढ़ाएगा, और यही क्या करता है, उसको आगे संक्षारण से बचाता है और इसको आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, यही बात तुमको यहां पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद, ये तो ऑक्सीजन की बात हो गई, अब हम लोग देखते हैं जल के साथ धातु की अभिक्रिया। जो धातुएं होती हैं वे जल से, वाटर से कैसे रिएक्शन करती हैं। तो बच्चों यहां पर अब जल के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो अलग अलग प्रकार के जल के बारे में बात करेंगे। कुछ ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, यानी कि कुछ धातुएं हैं वो ठंडे जल से एकदम बड़ा मस्त आराम से अभिक्रिया रिएक्शन करती हैं। लेकिन जब कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, परंतु कुछ धातुएं ऐसी हैं न ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, बल्कि वो वाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड को उत्पन्न करती हैं। तो यहां से क्वेश्चन देख सकते हो कि आखिर जल के साथ जब धातुएं अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी, तो धातु का ऑक्साइड बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। और यह भी हम लोगों ने देखा था कि जो धातु का ऑक्साइड है वह जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा था। याद आ रहा है तुम्हें? तो इस तरीके से धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है। तो जो यहाँ पर धातु का ऑक्साइड जल में घुलनशील रहेगा वह क्या करेगा, धातु का हाइड्रोक्साइड हमें देता है। तो यहां देख सकते हो तुम आगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सोडियम और पोटेशियम का ठंडे जल से अभिक्रिया। तो मैंने क्या बताया, कुछ धातुएं ठंडे जल से या सामान्य जल से अभिक्रिया करती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम जैसे मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। देख सकते हो यहाँ पर यदि सोडियम को डाल दिया गया है, यहाँ पर देखना अभिक्रिया, तो सोडियम को जैसे ही यहाँ पर डाला जाएगा, देखो वह क्या करेगा, बहुत तेज इसमें अभिक्रिया करेगा, रासायनिक अभिक्रिया यहाँ देख सकते हो। और वहां पर क्या लग जाएगा, इसमें आग लग जाएगा तुरंत। तो ये अभिक्रिया क्या है, बहुत ही, ये सोडियम क्या होता है, बहुत ही अभिक्रियाशील तत्व होता है, ये तुम जानते हो, या फिर बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होता है। तो ये देखो जल के साथ किस तरीके से अभिक्रिया कर रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ देखो ये जो सोडियम है वह जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। यहाँ भी देख सकते हो पोटेशियम है, वह भी जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, और यहाँ काफी मात्रा में ऊष्मा भी निकल रही है। यह बात तुम ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने दिखाया ना कैसे वहां पर बहुत ज्यादा हीट निकल रहा है, क्योंकि वहां पर आग पकड़ ले रहा है। ठीक है, तो यहां पर से अब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये तीन को ही हम लोग को पढ़ना है। तो यहां पर इन तीनों का यही हाल होगा। इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा पोटेशियम। तीन का ही बात करें इसलिए मैं तीन ही पढ़ा रहा हूं। पोटेशियम में बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा, उससे कम लिथियम और उससे कम क्या होगा तुम्हारा, सोडियम। नहीं, उससे कम सोडियम और उसके कम लिथियम। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये और फिर ये। ठीक है, अब देखना पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम तेजी से अभिक्रिया करके बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलता है इसमें, इसलिए इसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहां से क्वेश्चन यदि पूछे तुमसे कि पोटेशियम और सोडियम कैसे जल से अभिक्रिया करती है, तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, और इससे क्या निकलता है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। चलो आगे देखो, आगे देख सकते हो तुम पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया, यह भी आई है।
तो पानी के साथ कैल्शियम की प्रतिक्रिया कम उग्र होती है, जैसा वहां हम लोगों ने देखा सोडियम पोटेशियम में वैसा नहीं होता है। ऊष्मा विकसित होती है पर हाइड्रोजन आग पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होता, यहां पर आग नहीं पकड़ता है। तो यहां देख सकते हो कैल्शियम H2O के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 गैस निकलता है, लेकिन ये यहाँ पर आग नहीं पकड़ता है। तो थोड़ा सा मैं तुम्हें दिखा देता हूं यहाँ पर इस तरीके से। देखो यहाँ पर तुम देख सकते हो कैसे यहाँ पर कैल्शियम को डाला गया, तो ये क्या करेगा, जल से अभिक्रिया करेगा और जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। और देखो यहां पर तुम देख सकते हो ये गोल गोल घूमना भी शुरू कर देता है। तो ये आखिर कैसे होता है, यह भी क्वेश्चन पूछता है कि आखिर कैल्शियम क्यों पानी में तैरना शुरू कर देता है। तो इसके उत्तर में हम लोग बोल सकते हैं कि कैल्शियम जो है जल से अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस बनता है, जो उसकी सतह पर क्या करता है, चिपक जाता है, जिसके कारण वो क्या करने लगता है, तैरना शुरू कर जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से तुम कर सकते हो यदि पूछेगा तब। अब मैग्नीशियम का बात करेंगे, तो क्या मैग्नीशियम ठंडे जल से भी क्रिया करेगा, ये सबसे पहला क्वेश्चन होगा। तो उत्तर है नहीं, मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, बल्कि वह क्या करेगा, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा। मैग्नीशियम किससे अभिक्रिया करेगा, गर्म जल के साथ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन याद रखना। और मैग्नीशियम में भी वैसे ही होगा, मैग्नीशियम जब गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, और यहां भी जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं उसकी सतह पर चिपक जाएंगे और वह क्या करेगा, तैरना शुरू कर जाएगा, जैसे हम लोगों ने देखा था कि कैल्शियम में होता है। चलो अब आगे देखेंगे, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। याद रखना तुम ये तीन नाम, देखो कुछ नाम ऐसे हैं जिनको तुमको याद रखना है, क्योंकि बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो जो नाम यदि दिया हुआ है तो उनको एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद करते जाओ। जैसे एल्यूमिनियम एकदम याद रखना है, जिंक और आयरन का नाम को क्या करना है, याद रखना है। तो क्या याद रखना है कि ये ना ही ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं, ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, बल्कि ये क्या करती है, वाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो यहां पर तुम क्या कर सकते हो, इसका जो इक्वेशन है इसको भी याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो यहाँ पर एल्युमिनियम है, H2O से भी क्रिया कर रहा है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आयरन है तो Fe3O4 का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और ये देखो गैस है, यहाँ गैस लिखा हुआ, गैस मतलब क्या हुआ, यह वाष्प के रूप में है, और यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इस बात पर ध्यान देना। यहाँ कभी कभी फंसाने के लिए पूछ देगा कि कौन सा गैस निकलता है, जब आयरन वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, तो इसका उत्तर हो गया हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि जब एल्युमिनियम H2O के वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, याद रखना। चलो, धातु और अधातु अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो धातु और अधातु तो पहले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था। धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो मेटल्स हैं वे क्या करते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। धातु और अधातु का अध्ययन करते समय आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, कुछ जैसे तांबा तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ये बात तुमको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ खास पॉइंट है जिसको तुम यहाँ समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। तो मैंने क्या सीखा है, जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या निकलता है, आंसर करो, हाइड्रोजन गैस निकलता है। नया क्वेश्चन, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती, विशेष नाम है, तो क्या हाइड्रोजन निकलता है कि नहीं निकलता है, तो इसका उत्तर है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, यही इसका उत्तर है, ठीक है। तो जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है।
अब ऐसा पूछेगा कि क्यों नहीं होता है, यह भी तो क्वेश्चन पूछेगा। इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि जो HNO3 है वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को जाके जोड़ देता है, इसलिए हाइड्रोजन ना मिलकर क्या मिलता है, H2O मिलता है। क्या मिलता है, H2O। सिंपल सा आंसर समझ में आया कि जो HNO3 है, H2 जैसे निकलने लगेगा उसमें जाके O जोड़ देगा और उसको H2O बना देगा, तो उस जो वहां पर हाइड्रोजन नहीं निकल के हम लोगों को क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। अब ध्यान से देखने वाला बात यह है कि ऐसा वो क्यों करता है, क्योंकि वह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी कि वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराता है। यानी कि ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, ऑक्सीकरण मतलब क्या, उपचयन। याद करो फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था उपचयन अपचयन, तो ये उपचयन कराता है, इसलिए इसको ऑक्सीकारक कहते हैं, या फिर उपचायक भी दूसरा नाम इसको कह सकते हैं। हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, तुम्हें पता ही है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से, और स्वयं किस में बदल जाता है, नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड जैसे N2O में NO तथा NO2 में परिवर्तित हो जाता है। अपचयित हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है, जो भी लिखो। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव मान लो पूछ रहा है कि क्या मैग्नीशियम Mg और Mn मैग्नीज तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं या नहीं करते हैं। इसका उत्तर है यस, वो अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अब चलो कुछ और भी क्वेश्चन यहां पर देख सकते हो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वा रेजिया के बारे में, जिससे कि ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाता है। तो बोलता है एक्वा रेजिया यानी कि रॉयल जल का निर्माण कैसे होता है, तो सीधा सा इसका आंसर है कि सांद्र HCl, सांद्र क्या लेते हैं, HCl, और सांद्र HNO3। अब ध्यान से देखना, वर्ड यहां पर यूज हुआ है सांद्र। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव जब पढ़ोगे तुम, सांद्रा लिखा गया, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो वहां पर सांद्र वर्ड के साथ लिखा रहेगा और तनु भी रहेगा, तनु HCl, तनु HNO3। तो ऑप्शन में लिखा रहेगा तनु HCl, तनु HNO3, सांद्र HCl, सांद्र HNO3। तब तुम कंफ्यूज हो गए कि अब यहां सांद्र होगा कि तनु होगा। तुमने तो ये याद कर लिया कि HCl होगा और HNO3 एकदम रट के गए, 3:1, 3:1, 3:1। लेकिन ऑप्शन में आ गया कि सांद्र होगा कि तनु होगा, सांद्र वाला भी ऑप्शन आ गया, तनु वाला भी ऑप्शन आ गया। पगला गए, कह रही तो हम ध्यान नहीं दिए कि सांद्र लिखना था कि तनु लिखना था। अब पगला जाओगे तो फिर कैसे होगा, तो इसीलिए वहां याद रखो सांद्र लिखा हुआ है, यहाँ ये भी ऑप्शन में दे देता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए। तो वही उसी को क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया। तो यह क्या करता है, गोल्ड को गला सकते हैं, यानी कि सोना को भी इसमें क्या है, गलाने का क्षमता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एक्वा रेजिया भी है। यह अकेले एक्वा रेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लैटिनम को गलाने में समर्थ होता है। तो याद रखना ये बात कि गोल्ड एवं प्लैटिनम को क्या कर सकता है, ये गला सकता है, एकदम याद करना। अब धातु और अधातु विभिन्न लवणों और विलयनों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु का बात कर रहा है, जिससे कि कैसे क्या, तो कॉपर हो गया तुम्हारा, फिर जिंक हो गया, फिर आयरन हो गया, इसका बात कर रहा है। ये हो गया धातु। धातु के लवणों के साथ कैसे, लवणों और विलयनों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो यहां देख सकते हो धातु और अधातु विभिन्न लवणों और विलयनों के साथ अभिक्रिया कर विभिन्न यौगिक बना सकते हैं। तो ये तुमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो इसमें हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि जो अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं या फिर जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, वह कम अभिक्रियाशील धातुओं को क्या करती हैं, विस्थापित भी कर देती हैं। ये हम लोगों ने कब पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में। जैसे यहां देख सकते हो, यहां पर ये क्या है तुम्हारा, कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4। तो कॉपर सल्फेट का विलयन किस रंग का होता है, तो यहां तुम देख सकते हो जो कॉपर सल्फेट का विलयन है बच्चों, वो कैसा होता है, नीला। देखो ये नीला नीला दिख रहा है ना, यही है कॉपर सल्फेट का विलयन, यहां देख लो।
तो जो नीला नीला विलयन दिख रहा है ये है कॉपर सल्फेट का विलयन, यहां देख लो जरा सा। अब कॉपर सल्फेट क्या हो गया, CuSO4। अब इसमें आयरन हम लोग डाल देंगे, आयरन देखो आयरन का नेल डाल दिया, तो यहाँ आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा और बन जाएगा FeSO4 और प्लस हो जाएगा Cu। तो ये FeSO4 यानी कि यहाँ जो CuSO4 नीला नीला था वह अब बन हो जाएगा FeSO4 और इसका रंग क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। यानी जो नीला रंग का था पहले सॉल्यूशन वो क्या था, कॉपर सल्फेट। अब उसमें आयरन को डाल दिया तो वह हो गया तुम्हारा आयरन सल्फेट, इसलिए इसका रंग क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो ऐसा क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो कॉपर कहां गया, देखो कॉपर इसके ऊपर जम गया और इसीलिए वो क्या हो गया, भूरा हो गया। तो यहां पर देख लो तुम जरा सा इसको, यहां देखना, यहां देखो ये पहले नीला नीला था ना, ये देखो ये सब नीला नीला था, लेकिन जब इसमें हम लोग डाल दिए हैं किसको डालें, लोहा को डालें, तो देखो ये क्या होने लगा, इसका कलर धीरे धीरे हरा होना शुरू हो गया है। देखो यहां पर तुम देख सकते हो कैसे इसका कलर जो है चेंज हुआ है, देखना यहां पर, यहां देखना ये नीला था और नीला से अभी देखो हरा हो गया, नीला है अभी देखना ये हरा हो गया है, हरा हो गया है। तो अभी हम लोगों ने जो देखा उसमें क्या देखा कि कुछ धातुएं क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है और कुछ क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो उसको हम लोग एक सीरीज में यदि सजाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सक्रियता श्रेणी। तो यहां पर देख सकते हो यहां से क्वेश्चन आता है तुम्हारा, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ऊपर से देख सकते हो क्रियाशीलता ज्यादा है और नीचे बढ़ेंगे तो क्रियाशीलता क्या है, कम है। तो जैसे देख सकते हो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, ये क्या हो गया, ये ऊपर से क्रियाशील धातुएं हो गई और नीचे से Au और क्या है, Ag है। तो Au मतलब क्या हो गया, गोल्ड हो गया और Ag मतलब क्या हो गया, सिल्वर हो गया यानी चांदी हो गया। तो जो सोना है वह सबसे कम अभिक्रियाशील हो गया, ठीक इसी तरीके से जो चांदी है वह क्या हो गया, कम अभिक्रियाशील हो गया। तो यहां पर तुम देख सकते हो जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये क्या है, ये ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं। इसके बाद देख सकते हो जिंक, आयरन, पीबी हो गया, कॉपर हो गया, पीबी मतलब लेड, ये सब क्या हो गया, बीच का है, मतलब मध्यम अभिक्रियाशील है। जबकि तुम देख सकते हो Ag है, Au है, ये क्या हो गया, ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु हो गया। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग को आगे यह सीखना है कि कैसे इन धातुओं का निष्कर्षण होता है, तो वो आगे सिखाया जाएगा तुम्हें। अभी यहां पर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। अब धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। तो जो धातु हैं वे अधातु के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे। जैसे मान लो ये है सोडियम और ये क्या है, क्लोरीन, तो ये हो गया धातु, ये हो गया अधातु। तो ये एक दूसरे से कैसे अभिक्रिया करेंगे, यहां से भी क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। तो देख सकते हो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन को बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ध्यान से तुम देखोगे, क्लास हम लोग चल जाएंगे 9th में और हम लोगों ने क्या पढ़ा है थोड़ा सा उसको देख लेंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, जैसे मान लो सोडियम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि हम लोग लिखेंगे कैल्शियम तो 2 8 8 और 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था या तुमने कभी क्या पढ़ा था उस टाइम में कि यहां पर यह जो तत्व हैं, यह जो परमाणु है, वे क्या चाहते हैं कि उनका अष्टक पूरा हो जाए। क्या पूरा हो जाए, अष्टक पूरा हो जाए। हीलियम के केस में वह चाहता है, हीलियम नहीं जैसे लिथियम हो गया और फिर बोरोन हो गया, उनके केस में वो क्या चाहता है कि उसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाए। तो यहां पर देख सकते हो ये अष्टक पूरा करने के चाह में एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, देना चाहेगा, यानी कि जो बाहरी कक्षा है उसके इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा
तो इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ठीक इसी तरीके से यहां पर यदि हम लोग बात करें तुम्हारा क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या होता है? 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है। तो ये क्या करना चाहेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, जिससे कि इसके लास्ट में क्या हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो यहां से तुम प्रश्न कर सकते हो कि ये 7 इलेक्ट्रॉन देना क्यों नहीं चाहेगा? यदि ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तब भी इसका लास्ट में अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देना चाहेगा? तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि यदि ये 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो बहुत ज्यादा ऊर्जा क्या होगा? खर्च होगा। इसीलिए ये क्या करेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। 7 इलेक्ट्रॉन देने के बदले क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो अब बस सिंपल सा बात हो गया कि ये यहां देना चाहेगा, तो जब देगा इलेक्ट्रॉन तो ये बन जाएगा पॉजिटिव आयन, Na+ बन जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो बन जाएगा माइनस, यानी कि Cl- आयन का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन गया आयन, धन आयन, और ये क्या बन गया? ऋण आयन। और तो भाई ये देगा तो किसको देगा? कोई लेने वाला चाहिए। और ये लेगा तो किससे लेगा? कोई देने वाला चाहिए। बिल्कुल। तो एक है देने वाला, एक है लेने वाला। तो देने वाला लेने वाला दोनों आपस में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? यौगिक का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि ये धनायन बन गया, ये ऋणायन बन गया, इनके बीच में बहुत बड़ा आकर्षण बल काम करेगा, जिससे कि ये यौगिक का निर्माण करेंगे। और इस प्रकार से जो यौगिक बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक दे रहा है, दूसरा ले रहा है, एक दे रहा है, दूसरा ले रहा है, उस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रकार के यौगिक को हम लोग बोलते हैं आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? आयनिक यौगिक। तो मुझे लग रहा है तुम लोग कुछ कुछ समझ रहे हो, पूरा तो नहीं समझ रहे होगे, लेकिन कुछ तो जरूर समझ रहे हो। तो यही है आयनिक यौगिक। तो देखो क्या हुआ आयनिक यौगिक में, क्या हम लोगों ने सीखा? जब एक धातु एक अधातु के साथ प्रतिक्रिया करता है, तब वे आयनिक बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तथा बनने वाला यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। तो यहां एक लाइन और जोड़ना होगा, वैसा बॉन्ड यानी कि बंध जो कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन देगा, और क्लोरीन है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लेगा। एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा लेगा, तो इलेक्ट्रॉन का यहां पर क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। उस प्रकार से बने यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। और उस प्रकार के जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर अब क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा NaCl का निर्माण कैसे होता है। तो NaCl का निर्माण के लिए सबसे पहले क्या दिखाना है हम लोग को? सोडियम दिखाना है। और इसका क्या दिखाना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2, 8 और क्या होगा? 1 हो जाएगा। ये 11 लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब देखना, अब यहां पर हम लोग सोडियम से क्या बनाएंगे? सोडियम आयन का निर्माण करेंगे, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है? यहां पर मुक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा? सोडियम प्लस आयन बनेगा। अब ठीक इसी तरीके से क्लोरीन यहां 17 है, तो ये हो जाएगा 2, 8 और 7। और क्लोराइड आयन बच्चों कैसे बनता है? तो यहां पर प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सॉरी ये क्लोरीन हो गया, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इससे बन जाएगा क्लोराइड आयन। ठीक है, तो इसको हम लोग अब कैसे बनाएंगे? डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा। तो जो सोडियम है उसका जो एक इलेक्ट्रॉन उसको ऐसे दिखाएंगे, और फिर जो क्लोरीन है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? लास्ट में 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 दिखा देंगे, और ये एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर हम लोग ट्रांसफर से दिखा देंगे। अब इसी से बन जाएगा तुम्हारा Na+
प्लस हो जाएगा इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा Cl माइनस, ठीक है, यहां माइनस लिख देंगे, ठीक है, और इसमें सब दिखा देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो 8 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखा देंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा NaCl, क्या बन जाएगा NaCl। इस तरीके से हम लोग यहां पर दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों। अब यहां पर देख सकते हो यदि मैग्नीशियम को दिखाना है तो Mg क्या हो गया 282, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला तुमको बनाना है, MgCl2 को बना करके दिखाइए। तो पहले मैग्नीशियम लिख देंगे और फिर क्लोरीन लिख देंगे और इसके आयन को दिखा देंगे, और फिर यहाँ मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे और 2 क्लोरीन को दिखाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, और ये बन गया Mg2 प्लस और ये Cl माइनस, ये 2 की संख्या में, इसलिए क्या करेंगे 2 लिख देंगे। अब मान लो कि यहां पर तुम्हारा आ रहा है एक और क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आ गया, मान लो कि आ गया AlCl3 को दिखाइए, AlCl3 को दिखाइए। तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो एल्युमिनियम हम जानते हैं कि एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम होता है तुम्हारा 13, यानी कि 2, 8 और 7। जब एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां पर इसको ऐसे कर दो थोड़ा सा कि एल्युमिनियम है, इससे क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो Al3 प्लस प्लस क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये एल्युमिनियम के लिए हो गया। अब यहां पर क्लोरीन के लिए ठीक वैसे ही, क्लोरीन है, इसी में क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या बन जाएगा क्लोराइड आयन बनाएगा। तो यहाँ AlCl3 के लिए कितने एल्युमिनियम का, एक एल्युमिनियम से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 3, और वहां पर कितने क्लोरीन का आवश्यक होगा 3, तो यहाँ पर एल्युमिनियम हम लोग 1 लिख देंगे और ऐसे 3 इसका इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे, और एक यहाँ Cl और Cl, 3 Cl को दिखाएंगे, और इसकी तरफ 7 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से क्रॉस करके दिखाते हैं बच्चा लोग, ठीक है, क्रॉस करके ऐसे इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे 7, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया और 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो ये हो जाएगा Al3 प्लस हो जाएगा, और ये Cl माइनस हो जाएगा, यहां सबको दिखा दो, 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है, और ऐसे कर दो, ये 3 की संख्या में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AlCl3। इसी तरीके से आयनिक बॉन्ड्स को हम लोग दिखाते हैं, और इस तरीके से आयनिक यौगिकों को हम लोग डॉट स्ट्रक्चर से दिखाते हैं। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में कभी भी पूछा जाएगा। अब जो नया चीज है वह है आयनिक यौगिक जो होते हैं उनकी क्या क्या गुणधर्म होते हैं, ये लिख के दिखाइए। तो देखो यहाँ पर जो आयनिक यौगिक होते हैं वे क्या होते हैं, बेसिकली यहां देखो वे क्या होते हैं, ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, यानी कि ब्रिटल होते हैं, तोड़ने पे भरभरा जाएंगे। जैसे कि तुमने नमक देखा होगा, क्या नमक को हम लोग पीट करके उसका चादर बना सकते हैं, नहीं, वो भरभरा जाता है। ये आयनिक यौगिकों का गुण होता है। तो नमक क्या है, एक आयनिक यौगिक है। इसके बाद गलनांक एवं क्वथनांक, तो जो आयनिक यौगिक होते हैं उसके गलनांक और क्वथनांक काफी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर तुम देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या क्वेश्चन हो सकता है, जैसे यहाँ देख सकते हो कुछ क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। NaCl है, इसका गलनांक क्या है 1074 और क्वथनांक क्या है 1686 केल्विन। तो एक आध दो तुम क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो इसके गलनांक को, और फिर क्या याद कर सकते हो, इसके क्वथनांक को, ठीक है, समझ लिया। तीसरा घुलनशीलता, तो जो आयनिक यौगिक हैं प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जो आगे का चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जिसे मैंने तो पहले ही पढ़ा दिया है, तो उस चैप्टर को यदि तुम देखोगे तो वहां पर आयनिक यौगिक नहीं पढ़ना है, वहां पर हम लोगों को पढ़ना है सहसंयोजिक यौगिक। तो एक चीज और बच्चों में बार बार भूल जा रहा हूं बताना कि जो आयनिक यौगिक होता है उसको वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक, ये याद रखना। तो आयनिक यौगिक को हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक।
और एक और तरीके का यौगिक हम लोग पढ़ेंगे आगे की ओर, जिसे बोलेंगे सहसंयोजक यौगिक। क्या बोलेंगे? सहसंयोजक यौगिक। वह कैसे बनता है? तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। तो वह जो होगा वह पानी में घुलनशील नहीं होगा और वह केरोसिन और पेट्रोल वगैरह में घुलनशील होगा, इसलिए ये सारा चर्चा यहां पर किया गया। अब आगे देखो, विद्युत चालकता। तो यूजुअली ये क्या होते हैं? ये ठोस और कठोर होते हैं, तो इस अवस्था में इनसे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ये पहला क्वेश्चन याद रखो कि क्या आयनिक यौगिकों से होकर के विद्युत का प्रवाह होता है? तो आंसर है नहीं होता है। लेकिन यदि ये पिघले हुए अवस्था में हो या जल में घुले हुए अवस्था में हो तो क्या इनसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है? यस, तब होता है, ये याद रखना। तो जब ये जलीय विलयन में या गलित रूप में हो तो इसमें विद्युत धारा क्या होता है? प्रवाहित होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जब ये गलित अवस्था में होंगे तब विद्युत धारा प्रवाहित होगा? तो उस अवस्था में इसके आयन मुक्त हो जाएंगे और जो विद्युत का चालन होगा वह आयनों के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? आयनों के द्वारा होगा। जब इसको पानी में घोरेंगे तो आयनों के द्वारा क्या होगा? विद्युत का वहन होगा। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है अपना मेन टॉपिक और वह है धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति का मतलब क्या हुआ कि धातु हम लोग जो लोहा देखते हैं, चांदी देखते हैं, सोना देखते हैं या फिर एल्युमिनियम देखते हैं, कॉपर देखते हैं, ये सब धातु हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं ना। तो क्या वो पेड़ पे उगता है कि गए पेड़वा से तोड़ के ले आए लोहा को, एल्युमिनियम को? ऐसा होता है? जिंक को ऐसा होता है क्या? कॉपर को ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो बच्चों ये बेसिकली निकलता है भूपर्पट्टी से। जो हमारा भूपर्पट्टी है ना, जो चट्टान है ना, वहां से मिलता है ये सब चीजवा, और इसको हम लोग कहते हैं खनिजवा। क्या कहते हैं? खनिजवा। तो खनिज क्या होता है सबसे पहले ये सीखेंगे हम लोग। तो यहां से 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। तो जो भी खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन एकदम याद करते जाओ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं खनिज। तो खनिज भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जो भूपर्पट्टी है हमारा, भूपर्पट्टी समझ रहे हो, जो हमारा पृथ्वी है उसका ऊपरी जो भाग है जहां पर ये जो चट्टाने हैं या फिर और भी चीजें हैं वही हमारा भूपर्पट्टी है। वहां पर जो तत्व या यौगिक रूप अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। तो जानते हो जो धातु प्राप्त करते हैं ना, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब इस खनिज से ही प्राप्त करते हैं। तो जहां पर इसको प्राप्त करते हैं जिस खनिजवा से, उसको बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं? अयस्क। तो अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज, वैसन खनिज, वैसन खनिज, वो खनिज, वह खनिज, जो खनिज से हम कोई खास धातु को निकालते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। तो कैसे कैसे निकालते हैं? लाभकारी रूप से निकालते हैं। लाभकारी मतलब क्या हुआ कि लगाएंगे 100 रुपया मिलेगा 200 रुपया, उसको क्या बोलेंगे? लाभकारी रूप से। जैसे मान लो एक चट्टान है, उसमें हम 1 लाख रुपए लगा के और 1 किलो क्या निकाल लिए? लोहा निकाल लिए। लोहा बिका 80 रुपया के और लग गया कितना? 1 लाख। तो लाभकारी होगा? नहीं। तो ऐसे खनिज को क्या हम लोग अयस्क कहेंगे? नहीं कहेंगे बउआ। तो अयस्क किसे कहेंगे? VVI क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक है खनिज और दूसरा क्या है? अयस्क। तो वैसे खनिज जिनमें धातु बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और उसको निकालना क्या होता है? लाभकारी होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। तो बच्चा लोग यहाँ अयस्क का नाम जो है सो तुमको नहीं पढ़ाया गया है। क्लास 10th में तुमको कोई अयस्क का नाम नहीं बताया गया है। जैसे तुम देख सकते हो मैग्नेटाइट, यहाँ पे मैंने दिखा दिया है चित्र में। तो ये जो चित्र है इसमें मैग्नेटाइट तुम देख सकते हो, यही है अयस्क। ऐसा दिखेगा अयस्क जब कोड़ काट के लाओगे तब। तो खनन करके जब लाओगे तो ये ऐसा दिखेगा मैग्नेटाइट अयस्क। और ये किस चीज का अयस्क है? तो लोहे का अयस्क है
हालांकि मैंने बता दिया ये तो तुमको पढ़ना ही नहीं है। जिंकाइट देखो जिंक का है, क्रोमाइट देखो क्रोमियम का है, ठीक है। तो तुम्हारा ये सारा जो दिख रहा है ये सब नाम है किस चीज का, अयस्क का नाम है। तो ये अयस्क का तो नाम है लेकिन हम लोग को तो पढ़ना ही नहीं है नाम। तो यहां पर एक तुमको आगे पढ़ना है, एचजीएस का सिनेबार है। देखो एचजीएस सिनेबार कहते हैं, ये तुम्हारा पारा, पारा होता है ना एचजी, उसका क्या है, ये क्या है बताओ, अयस्क है। तो उसका नाम एगो पढ़ना है बस। अब देखो तो अयस्क को क्या करेंगे, अयस्क क्या हुआ, जो चट्टान है वही अयस्क है, जिसमें से हम लोगों को कोई धातु निकालना वही अयस्क है। दिखाया ना कैसा कैसा अयस्क है, चट्टान जैसा। तो अब क्या करेंगे कि उसको धातु को निकालना है, तो उसमें केमिकल प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस होगा, केमिकल प्रोसेस होगा। तो बेसिकली अब समझ लो अयस्क में क्या रहेगा। जैसे मान लो कि जो अयस्क है लोहे का अयस्क है, तो उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहेगा, तो क्या तुम फूंक फूंक के ऑक्सीजन हटा सकते हो क्या, नहीं। तो जो अयस्क होगा वो अलग अलग प्रकार का अयस्क हो सकता है, जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूं। तो ऑक्साइड अयस्क हो सकता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ा हो सकता है। कार्बोनेट अयस्क हो सकता है, उसमें कार्बोनेट जुड़ा हो सकता है। सल्फाइड अयस्क हो सकता है, उसमें सल्फर जुड़ा हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के अयस्क मिलते हैं, जिनको बहुत सारा केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाएगा। तो अब जाके हमको क्या मिलेगा, हमको धातु मिलेगा। अरे धातु मिलेगा हमको, यहां पर इनको गुजारा जाएगा, उसके बाद धातु मिलेगा। याद रखना, ऐसे ही धातु नहीं मिल जाएगा। तो यहां पर उनके प्राप्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। तो अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं, धातु का निष्कर्षण, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, या फिर धातु कर्म मेटलर्जी कहते हैं। तो ये परिभाषा तुम्हारे बुक में तो दिया नहीं गया है, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। अब अयस्क से धातु का निष्कर्षण कितने चरणों में होता है, तो देख सकते हो। सबसे पहले अयस्क का क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। फिर सांद्रित अयस्क का क्या करते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। फिर ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करते हैं, और फिर धातुओं को क्या करते हैं, शुद्धिकरण। तो 4 प्रोसेस सिंपल मैंने बता दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है, अयस्कों का सांद्रण। तो अयस्कों का सांद्रण क्या हुआ, तो जो अयस्क तुमको मिलेंगे वो एकदम, जो अयस्क मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, वो उसमें बहुत सारा गंदगी मिट्टी फिट्टी है वो लगा हुआ रहेगा। तो उसी को साफ करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसका सांद्रण कहते हैं। तो जरा ठहरो, पढ़ा रहा हूं, उन सब चीजों पे आ रहा हूं। एक और खास चीज यहां पर छूट रहा है, वो देखो। तो अब जो अयस्क हम लोगों को मिल रहे हैं, तो विभिन्न धातुओं के अयस्क हैं। तो ये जो धातु हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कुछ धातु क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। कुछ धातु हैं वो मीडियम होते हैं, ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। और कुछ धातु हैं वो बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, और प्रकृति में जो है सो मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, यानी कि उसमें ज्यादा ताम झाम करने का जरूरी नहीं है। तो यहां पर तुम्हें दो चीज जो यहां पर दिया हुआ है उसमें समझना, उसमें से मेन तुमको ये वाला समझना है। तो यहां पर जो ऊपर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं। और इसको जब हम लोग निष्कर्षण करते हैं तो विद्युत अपघटन के प्रक्रिया द्वारा इसको निष्कर्षण कर लिया जाता है। तो कैसे किया जाता है वो आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर जिंक से लेके कॉपर तक ये क्या है, मीडियम वाले हैं। मध्यम क्या है, ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तीन को कैसे निकाला जाता है, इनको निकालने के लिए कार्बन से इनका अपचयन करा लिया जाता है। याद रखना, अपचयन करा रहे हैं, यानी रिडक्शन करा रहे हैं। किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा। तो क्या सिर्फ कार्बन के द्वारा अपचयन होता है, नहीं। कार्बन के द्वारा अपचयन हो ऐसा नहीं है, गर्म करके भी करा सकते हैं, या कुछ और तत्वों से विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा भी इनको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यहां पर अपचयन तुमको समझना है। अब देखो यहां पर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला को पढ़ लेंगे। जो बीच वाला है ना इसी को समझ लेंगे, इसके बाद ऊपरी वाला को समझते रहेंगे। यहां देखना, यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा
ये देखो, तो जो हमारा अयस्क है वो तो बुझा गया तुमको कि अयस्क क्या है, कोई टेंशन नहीं। अब इसके बाद आ गया अयस्क का सांद्रण। तो जो अयस्क मिलेगा ना उसमें बहुत सारा गंदगी रहेगा, फिजिकल गंदगी, जैसे मिट्टी हो गया, बालू हो गया, फिर या फिर कुछ मैग्नेटिक पदार्थ हो गया, तो उसी को हटाएंगे इधर उधर से, तो उसी को बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। क्या बोलते हैं? अयस्क का सांद्रण। तो आगे पढ़ोगे क्लास 12 में बहुत सारे अलग अलग विधियां हैं जिसके द्वारा अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। बहुत भारी भारी है भाई, अभी तो बच्चा वाला पढ़ रहे, एकदम बच्चा वाला। आगे की क्लासेस में बच्चा वाला कुछ नहीं मिलता है, बहुत भारी भारी मिलता है। तो क्या हो गया? अयस्कों का सांद्रण हो गया। अब यहां पर जो अयस्क मिलेगा 3 प्रकार का, उच्च, मध्यम और निम्न अभिक्रियाशील, ये मैंने बता दिया। तो अब ध्यान से देखना है तुमको, जो अयस्क मिल रहा है वह 3 प्रकार का होगा। या तो कार्बोनेट अयस्क होगा, या तो सल्फाइड अयस्क होगा, या तो ऑक्साइड अयस्क होगा। ऑक्साइड मैंने कहा, अरे ऑक्सीजन जुड़ल है तो ऑक्साइड हो गया, सल्फर जुड़ल है तो सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट जुड़ल है तो कार्बोनेट हो गया। इसमें का भारी चीज है? अरे बहुत आसान है, इसमें का भारी चीज है? भारी है उसको वहां से हटाना, उसको हटाना भारी चीज है। तो उसको यहां दिया है जैसे इसे हम लोग को पढ़ लेना, हम लोग को थोड़ा ना हटाने जाना है। तो जिस दिन इंजीनियर बनोगे ना उस दिन जाना, अभी यहां पढ़ लो। तो बात सिंपल सा पढ़ाया गया है कि यदि तुम्हारे पास कार्बोनेट अयस्क है या सल्फाइड अयस्क है, कौन कौन अयस्क है जरा बताओ? कार्बोनेट अयस्क है और सल्फाइड अयस्क है, तो उससे जो धातु को निकालते हैं उसमें थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम आता है, उतना आसानी से धातु को नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन यदि तुम्हारे पास धातु का ऑक्साइड है तो बल्ले बल्ले वहां पर ऑक्सीजन को क्या करेंगे? हटा देंगे। कैसे हटाते हैं? तो उसका अपचयन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? अपचयन। जैसे कि मान लो यहां है जिंक ऑक्साइड, तुम बताओ कि कैसा यह अयस्क है? ऑक्साइड। यदि इसमें कार्बन मिला देंगे तो ये हो जाएगा जिंक प्लस CO, यानी कि यहां से कार्बन के द्वारा इसका क्या करा दिया गया है? अपचयन करा दिया गया, अपचयन। और जैसे ही अपचयन करा दिया गया हमको क्या मिल गया? जिंक मिल गया। समझ में आया? हमको क्या मिल गया? जिंक मिल गया। तो इसी को तो कहते हैं अपचयन। इसमें क्या भारी था? कुछ नहीं भारी था। इसमें जो कार्बन है, कोक है, उसका उपयोग करेंगे और इसका अपचयन हो गया और हमको क्या मिल गया? धातु मिल गया। तो अब जरा बताओ, अब बताओ, तो यदि तुम्हारे पास ऑक्साइड धातु है तो एकदम खुश हो कि नाराज हो? बहुत खुशी है कि ऑक्साइड मिल गया धातु का। तो बढ़िया से क्या करना है? खाली उसको उपचयन करा देना है। उपचयन? अरे अपचयन करा देना है और तुमको धातु मिल जाएगा। लेकिन भाई यदि तुम्हारे पास कार्बोनेट अयस्क है तब क्या करेंगे? यदि तुम्हारे पास सल्फाइड अयस्क है तब क्या करेंगे? तब तो प्रॉब्लम हो गया ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि हमारे पास कार्बोनेट अयस्क या सल्फाइड अयस्क है तो उसको सबसे पहले हम लोग ऑक्साइड में बदल लेते हैं। किस में बदल लेते हैं? ऑक्साइडवा में बदल लेते हैं। तो ऑक्साइडवा में बदलते हैं तो इसको स्पेशल क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर के क्वेश्चन यहां बन जाएगा, एकदम VVI क्वेश्चन। तो बोलेगा कि कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाने के विधि को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है निस्तापन। और सल्फाइड से ऑक्साइड बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भर्जन। तो ये याद रखना, 2 गो यहां से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। तो भर्जन किसे कहते हैं? यहां देखना, भर्जन। और तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर या ऑक्साइड में बदल जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भर्जन। VVI क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। कि क्या कह रहा है? सल्फाइड अयस्क है, उसको खूब वायु की उपस्थिति में बहुत तेज गर्म करने पर क्या होता है? वह ऑक्साइड में बदल जाता है, धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी प्रोसेस को सल्फाइड से ऑक्साइड, सल्फाइड से ऑक्साइड, सल्फाइड से ऑक्साइड, क्या हो गया? भर्जन। कोई दिक्कत? अब यहां पर देख सकते हो ये उदाहरण, तो जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड बन गया। सल्फाइड से क्या बन गया? ऑक्साइड।
इस तरीके से HGS है सीने बार, जिसे हम लोगों ने बोला, दिखाया भी तुमको, तो उसको भी ताप किया तो क्या हो गया HgO, यानी कि क्या हो गया सल्फाइड से ऑक्साइड में बदल गया। कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं। ए सर, यहाँ एक गैंग लिखा है, इसका मतलब क्या है? अरे भाई, जो हम लोगों ने क्या शुरू में देखा था कि सबसे पहले जो हम लोगों को मिल रहा है, क्या मिल रहा है जी? हम लोग को मिल रहा है अयस्क, उसमें बहुत सारा गंदगी था ना, उसको जो हटाते हैं तो उसको बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। तो जो गंदगियां है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? गैंग। तो पृथ्वी से जो खोन खोन के निकालते हैं खनिज अयस्क है, उसमें रेत है, मिट्टी है, बहुत सारे अशुद्धियां हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं गैंग। तो इसको मजाक मत समझना, ये भी आई क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, जरूर पूछता है गैंग। भर्जन समझ में आ गया? तो बताओ तो जरा क्या बच गया? निस्तापन। तो निस्तापन क्या हो गया? कार्बोनेट अयस्क से ऑक्साइड अयस्क बनाएंगे तो इसमें सीमित वायु है, ये बात याद रखना। इसमें वायु क्या हो गया? सीमित वायु रख करके बहुत तेज गर्म करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निस्तापन। ठीक है। अब यहां देखो, जैसे कि जिंक कार्बोनेट हो गया, तो कार्बोनेट अयस्क से ऑक्साइड, कार्बोनेट से ऑक्साइड, तो ये बन गया ऑक्साइड, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? निस्तापन। अब देखना, अपचयन जो मैंने बता दिया, जब ऑक्साइड बन गया तो उसका क्या करा देंगे? अपचयन करा देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा जिंक ऑक्साइड है, इसका अपचयन करा दिया तो क्या बन गया तुम्हारा? जिंक हमें प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरीके से तुमने देखा, क्या क्या देखा? यहां देखो, भर्जन हो गया और निस्तापन हो गया। यहां पर जो टेम्परेचर है वह भी बहुत हाई है, यहां भी टेम्परेचर हाई है। यहाँ वायु क्या है? सीमित है। यहाँ वायु को बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया गया, क्या बन गया? ऑक्साइड बन गया। ऑक्साइड से क्या किया? धातु का अपचयन किया और हमको क्या मिल गया? धातु मिल गया। अब उस धातु को हम लोग क्या करते हैं? शुद्धिकरण, जो कि आगे पढ़ाया जाएगा। अब जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है उसको आगे पढ़ाया जा रहा है, तो यहां से ऑब्जेक्टिव के रूप में देख लो कि उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को गलित अवस्था में उसका क्या कराया जाता है? विद्युत अपघटन, जिससे हमको क्या मिलता है? शुद्ध धातु। ये भी क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए। यहां भी देख सकते हो, निम्न अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं, यदि सल्फाइड अयस्क है तो भर्जन कराएंगे, धातु मिला और क्या करेंगे? उसको साफ सफाई करेंगे, मतलब कि प्यूरिफाई करेंगे लास्ट में। कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सब समझ में आ गया, गैंग समझ में आ गया, भर्जन निस्तापन समझ में आ गया। अब चलो, अब हम लोग देखते हैं दो नाम। पहला सीने बार हो गया, ठीक है। तो सीने बार HGS को कहते हैं, ये तुम्हारा बुक का ही सीधे क्वेश्चन हो गया कि HGS क्या है? सीने बार, जो कि क्या है? मरकरी यानी कि पारा का क्या है? यह एक अयस्क है। तो यहां पर ये कैसा अयस्क है? जरा जल्दी से बताओ। यस, सल्फाइड अयस्क है। तो सल्फाइड अयस्क को क्या करते हैं हम लोग? बोलो। इसको क्या करते हैं? ऑक्साइड में बदलते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि सल्फाइड अयस्क को क्या करेंगे? ऑक्साइड में बदलेंगे और ऑक्साइड को क्या करेंगे? अपचयन कराएंगे। तो ऑक्साइड को अपचयन कराने के लिए यहाँ कार्बन नहीं डालना है, सीधे इसको हीट करना है और तुमको क्या प्राप्त हो जाएगा? Hg प्राप्त हो जाएगा। तो इसको तुम याद कर लो, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बाद Cu2S यानी कि कॉपर ग्लांस है, और ये क्या है तुम्हारा? कॉपर का, कॉपर यानी कि तांबा, उसका अयस्क है। तो कॉपर ग्लांस को क्या करना है? इसको सल्फाइड अयस्क है, इसको भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अब यहां पर भी हम लोग कार्बन के द्वारा इसका अपचयन नहीं कराते, बल्कि Cu2S ही इसमें डाल दिया जाता है, तो वही इसको अपचयन करा देगा और हमको क्या मिल जाएगा? Cu मिल जाएगा। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो ऑक्साइड अयस्क हम लोगों को मिला, उसमें से हम लोगों को जो धातु को अलग करना था, तो कार्बन के द्वारा हम लोगों ने क्या कराया था? अपचयन कराया था। एक और तरीका देखा कि हम लोगों ने उसको गर्म किया था तो हम लोगों को धातु मिला था। लेकिन एक और तरीका है जिसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, और विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा यहां पर हम लोग धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया कैसे होता है? तुम्हें पता है कि ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को वहां से हटा देता है, तो यही है विस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पर जैसे तुम देख सकते हो कि यहां पर क्या है? एल्युमिनियम है
वह आयरन से क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो आयरन को यहां से हटा दिया और यहां पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया। तो इस तरीके से हमें आयरन प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर यह जो अभिक्रिया है, यह विस्थापन अभिक्रिया है, जिसके द्वारा हम लोगों को क्या मिल रहा है, धातु मिल रहा है। लेकिन यहां पर यह बहुत ज्यादा हीट यहां पर प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसका नाम एक और पड़ा है, इसको बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। तो कुछ विस्थापन अभिक्रिया बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी होता है। अभी तुरंत तुमको वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें पता चले कितना ऊष्माक्षेपी है। इनसे उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि जो धातुएं मिलती है वो गलित अवस्था में मिलती हैं। ये लिक्विड, देखो यहां लिखा है लिक्विड अवस्था में मिलता है। जब आयरन 3 ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया की जाती है तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन, और ये VVI क्वेश्चन है तुम्हारा। तो ये जो अभिक्रिया होती है बहुत ज्यादा ऊष्मा देती है, जिससे कि जो हमें धातुएं मिलती हैं वो गलित अवस्था में मिलती हैं, इसलिए से हम लोग क्या बोल रहे हैं, थर्मिट अभिक्रिया। तो यहाँ एल्युमिनियम का उपयोग किया जा रहा है, देख सकते हो, और इससे यहां पर आयरन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या इसका कोई उपयोग है इस खास रिएक्शन का, तो यस, इसका खास रिएक्शन का उपयोग है। इसका जो खास रिएक्शन, इसका उपयोग रेलवे की एक पटरी को क्या करते हैं, उसको ठीक करने में काम करते हैं, दरारों को भरने में काम करते हैं, या मशीनों के दरारों को भरने में हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो तुम, यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, देखो यहाँ पर थर्मिट रिएक्शन को दिखाया गया है, कितना ज्यादा यहाँ पर ऊष्मा निकल रही है, तुम खुद ही देख सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यहाँ देखो वीडियो में। और यहाँ देखो कैसे रेल के पटरियों को यहाँ थर्मिट रिएक्शन के द्वारा क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ भी देख सकते हो, यह जो कारीगर है वह क्या कर रहा है, इंजीनियर है, कारीगर नहीं है जी, वह क्या कर रहा है, थर्मिट अभिक्रिया के द्वारा कैसे रेल के पटरियों को क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये है बच्चों थर्मिट रिएक्शन। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं जरा सा कि जो सक्रियता श्रेणी है उसमें एकदम जो टॉप पर था ना, एकदम बहुत ज्यादा इधर उधर डांस कर रहा था, मैंने बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, उसमें से धातुओं को कैसे निकालते हैं। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं जैसे कौन कौन था तुम्हारा, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। आदि ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इनको कार्बन के द्वारा अपचयित नहीं किया जा सकता। यहां से पहला क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, पूछेगा कि कुछ धातु जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, क्या धातु के ऑक्साइड हैंगे, क्या इनको कार्बन के द्वारा अपचयित कर सकते हैं? तो तुम एकदम एकदम ऐसे ही बोल देना कि ना, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो यहां पर बोलता है इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। तो ऑक्सीजन वहां छोड़बे नहीं करेगा, बोलेगा हम ऑक्सीजन को छोड़बे नहीं करेंगे। अरे भाई, तो ऑक्सीजन को छोड़बे नहीं करेगा तो कार्बनवा कितनों कोशिश करेगा कि ऑक्सीजन वहां छोड़, ऑक्सीजन वहां छोड़, ऑक्सीजन वहां छोड़। तो बोलेगा जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, मान लो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है, तो ये बोलेगा और कार्बन यहां आया है, दुश्मन, किसका दुश्मन, इसका दुश्मन, इन दोनों के बीच के बंधन का दुश्मन। बोलेगा कि ऑक्सीजन वहां हटाओ हटाओ हटाओ। तो ऑक्सीजन और कार्बन कैल्शियम के बीच में बंधुता क्या है, बहुत टाइट है। बोलेगा कि टूटबे नहीं करेंगे तो कुछ कर ले। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ कार्बन आएगा, बेचारा कोशिश करते रह जाएगा, मुंह जाएगा, लेकिन बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा आंसर क्या हो गया कि ये जो तत्व हैं, ये जो धातुएं हैं, उनका ऑक्सीजन से बड़ा एकदम गहरा रिश्ता नाता है, बहुत ज्यादा बंधुता है। तो कार्बनवा बेचारा कुछ नहीं कबाड़ पाता है, वो निकल लेता है। तो इसको फिर अलग कैसे किया जाए? तो अलग किया जाए, मैंने शुरू में ही बताया कि वैद्युत अपघटन के द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाता है। तो यहां देख सकते हो इन धातुओं के, हाँ हो गया ना। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो इनको गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? नहीं ना? तो बस वही वैद्युत अपघटन के द्वारा इन्हें हम लोग क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। अब धातुओं का परिष्करण,
धातुओं का परिष्करण मतलब धातु तो मिल गया, अरे लेकिन उसमें बहुत सारा गंदगी अभी है, शुद्ध नहीं है, तो उसको शुद्ध कैसे किया जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे धातुओं का परिष्करण। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। तो अलग अलग विधि होगा, लेकिन हम लोग को पढ़ना है विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो यहां पर जैसे कि मान लो कॉपर का हम लोग को विद्युत अपघटन करना है, तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए बच्चे लोग हम लोग एनोड बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट यानी कि कुछ विलयन को डालते हैं। तो यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, पहले तो समझ, तो यहां पर देखो, यहां पर हम लोग एनोड और कैथोड के रूप में कॉपर को लगाएंगे। अब ये जो कॉपर है वो कैसा होगा, एक तो कॉपर तुम्हारे पास ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो कि अशुद्ध है, तो अशुद्ध कॉपर को हम लोग एनोड के रूप में लगा देंगे, तो मोटे मोटे रहेगा। ये देखो मोटा मोटा कॉपर है जो कि अशुद्ध कॉपर है। कैसा कॉपर है बच्चा लोग, अशुद्ध कॉपर, जिसको हम लोग लगाएंगे एनोड। और शुद्ध कॉपर एकदम पतला रहेगा, एकदम पतला पतला रहेगा, वो हो जाएगा शुद्ध कॉपर, उसको लगा देंगे कैथोड। याद रखना, जो मोटा है और जिसमें गंदगी है, जो अशुद्ध है, वह क्या हो जाएगा एनोड, और जो शुद्ध कॉपर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कैथोड। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग क्या डाल देंगे, अम्लीय कॉपर सल्फेट विलयन को डाल देंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, विद्युत अपघट्य हो गया, यानी कि जैसे ही इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, ये CuSO4 टूटना शुरू हो जाएगा, और इसी में से जो Cu है, यहां देखो आयंस यहां पर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो आयन है कॉपर आयन, वो यहां जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा। कहां जमा होते जाएगा, कैथोड पर जमा होते जाएगा, और ये जो मोटका है वो पतला 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 होते जाएगा, और सब गंदगी का हो जाएगा यहाँ पर एनोड पंख के रूप में जमा हो जाएगा, नीचे एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में जमा हो जाएगा। ठीक है, यहां देखना फिर से समझ में आ जाएगा तुम्हें। एनोड क्या होता है, ये गंदा, गंदा नहीं बोलेंगे, अशुद्ध कॉपर होता है। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यहां पर जो CuSO4 है वह टूटता है और Cu2+ आयन का निर्माण करता है। साथ ही साथ यहां पर जो कॉपर है, यह भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा, और इलेक्ट्रॉन इधर जाते रहेगा, और ये जो है Cu2+ आयन का निर्माण करता है, ये जो कॉपर है शुद्ध वाला, अशुद्ध वाला। और ये जो कॉपर है फिर यहां जमा होते जाएगा तुम्हारा कैथोड पर, और धीरे धीरे कैथोड क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, और एनोड जो है जहां पर बहुत सारा कॉपर लगा होता है धीरे 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 पतला होते जाएगा, और गंदगी कहां जाएगा, नीचे की ओर जमा होता चला जाएगा। इस तरीके से ये एनोड वाला पंख यानी एनोड पंख नीचे जमा हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध कॉपर। तो क्या बता सकते हो, शुद्ध कॉपर कहां प्राप्त हुआ, कैथोड पर। तो गंदगी कहां प्राप्त हुआ, एनोड पर। ठीक है, तो यहां देख सकते हो चित्र में, यहां देखना, देखो यहां कॉपर जमा होते जा रहा है, ये मोटा होते जा रहा है, तो जो मोटा होते जा रहा है वो क्या है, कैथोड है। देखना यहां से कॉपर निकला, देखो कॉपर निकल निकल के यहां जमा हो रहा है, मोटा होते जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां से आया, कॉपर से। तो Cu था तुम्हारा, Cu जो है इलेक्ट्रॉन भी दिया और कॉपर आयन दिया, कॉपर आयन यहां जमा होते जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर से घूम घूम के यहां आते जाएगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और समझा देते हैं, चलो देखो यहां से जो कॉपर है वो क्या किया, वो टूट गया बेचारा, Cu2+ आयन बनाया और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन बनाया। तो जो इलेक्ट्रॉनवा है इधर से घूमने लगा, इसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, और Cu2+ क्या कर रहा है, इसी इलेक्ट्रॉन को यहां पर पकड़ रहा है और इसमें जमा होते जा रहा है, और Cu यहां पर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। तो यहां से Cu निकल रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, और यहां पर गंदगी क्या हो रहा है, फिर बैठते चला जा रहा है। इस तरीके से कॉपर का क्या होते जा रहा है, शुद्धिकरण होते जा रहा है। कॉपर आयन यहां जमा हो रहा है, तो कॉपर आयन जमा हो रहा है कि कॉपर बन के जमा हो रहा है, कॉपर बन के जमा हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के वापस ये कॉपर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हम लोग क्या करते हैं, शुद्धिकरण को करते हैं। समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब देखो आगे है संक्षारण।
फर्स्ट चैप्टर में भी तो पढ़ाया है। तो धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता और वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं, यानी कि उसका सरफेस क्या होता है, खराब होने लगता है। तो यहाँ पर तीन चीजों को तुमको पढ़ लेना है। जैसे जो चांदी है वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करेगा, सल्फर याद रखना। अब तुमको बुझाता है कि लग रहा है वायु के सब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ऐसा नहीं है, सल्फर के साथ अभिक्रिया करेगा और ये सल्फाइड बनाएगा। तो चांदिया जो है वो क्या बनाएगा, सल्फाइड बनाएगा और वो करिया हो जाएगा, काला काला हो जाएगा। याद रखना, रंग भी याद रखना और क्या बनाएगा यह भी याद रखना। तो कॉपर क्या बनाता है, यह आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कार्बोनेट बना देता है। क्या बना देता है, कार्बोनेट, और हरियर हरियर जम जाता है, हरा हरा रंग का इसमें क्या हो जाता है, परत चढ़ जाता है। अब जो लोहा है वह आर्द्र वायु से संपर्क में आता है। आर्द्र वायु मतलब वायु और प्लस पानी दोनों के संपर्क में आएगा और भूरे रंग का इस पर क्या होगा, ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाएगा। तो तीनों बात याद रखना, एकदम VVI है। अब देखो, लोहे से जंग लगने से बचाव को कुछ बताएं तो क्या क्या है, तुम तो खुद ही जानते हो। पेंट लगा दो, तेल लगा दो, ग्रीज लगा दो, यशद लेपन कर दो, क्रोमियम लेपन कर दो, एनोडीकरण कर दो, मिश्र धातु बना दो, कुछ भी कर दो, लेकिन करो ना भाई। तो इसमें कुछ कुछ दिक्कत है क्या, यशद लेपन में तुमको दिक्कत है। यशद लेपन मतलब गैल्वेनाइजेशन। तो जैसे कि लोहे में इस्पात को जंग से सुरक्षा करने के लिए इसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है। किसका, जस्ते का लेयर चढ़ा दिया जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग यशद लेपन। क्या बोलते हैं, यशद लेपन। देखो कितना आसान है, यहां देखना, यहां देख सकते हो तुम लोग, देखो यहां कैसे यशद लेपन किया जा रहा है। देखो यहां कैसे कैसे इसमें लोहा था ना, इस पर जिंक का लेयर चढ़ा दिया गया। देख लो क्या होगा इससे फायदा। अरे भाई इससे क्या फायदा होगा, अरे इससे फायदा होगा कि इसके ऊपर क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। ठीक है, अब चलो, मिश्र धातु क्या होता है, तो जब धातुओं को, दो या दो से अधिक धातुओं को क्या करते हैं, अलग अलग अनुपातों में मिश्रण करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु का उपयोग अलग अलग रूपों में होता है। जैसे कि मान लो लोहा है, तो लोहा को कठोर करने के लिए उसमें क्या किया जाता है, कुछ मात्रा में कार्बन को मिला दिया जाता है, जिससे लोहा क्या हो, कठोर हो जाए और उसको हम लोग उपयोग में ला सकें। तो इस तरीके से मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। और लोहा में सूक्ष्म मात्रा में, तो ये तो मैंने बता दिया। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां से तो जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बनता है। तो लोहा प्लस निकेल और क्रोमियम क्या बन गया, स्टील। कॉपर प्लस जिंक क्या हो गया, पीतल। कॉपर प्लस टिन क्या हो गया, कांसा। लेड प्लस टिन क्या हो गया, लेड प्लस टिन क्या हो गया, सोल्डर। और इस सोल्डर का उपयोग क्या करते हैं, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिशियन होते हैं या फिर तुम्हारा जो तार वगैरह कहीं जोड़ना होता है, तो उसमें सोल्डिंग आयरन होता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब मरकरी, यदि मिश्र धातु में एक चीज मरकरी हो तो इसी को बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं, अमलगम। तो ये तुम्हारा VVI क्वेश्चन हो गया, सब VVI इसमें। तो बच्चों, यदि तुम्हें हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब मत करो, लाइक मत करो, शेयर मत करो, अरे कुछ भी मत करो। तो बस इतना मेहनत करें टीचर नहीं, थोड़ा सा तुम मेहनत करो हमारे लिए। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कर दो, थोड़ा सा चैनल को ऊपर उठाओ। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, बहुत साधारण सा चैनल है, थोड़ा सा तुम लोग को काम करना पड़ेगा इस पर, जिससे कि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस तुम्हारे लिए ला सकें और मेहनत कर सकें। ठीक है, तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन देख लेना, उसमें तुम्हें PDF का लिंक मिल जाएगा, वहां से तुम ले सकते हो। धन्यवाद।